हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में फेलोशिप के बारे में बात करेंगे। यूजीसी की गाइडलाइन जो थी वो उसी के अकॉर्डिंग सभी यूनिवर्सिटियाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो पीएचडी और रिसर्च प्रोग्राम, एमफिल प्रोग्राम के लिए फेलोशिप प्रदान करती हैं, जिसमें कि विदाउट नेट जेआरएफ वालों को दिया जाता है। क्योंकि पीएचडी करते समय पीएचडी में जो है 2.5 से 3 लाख का लगभग खर्च आता है। इतना खर्च जब उठाना होता है तो फिर फेलोशिप तो बनती है, नहीं तो बंदे फिर कर नहीं पाएंगे लोग। इसीलिए सभी यूनिवर्सिटियाँ कुछ ना कुछ करके, जो यूजीसी की गाइडलाइन रहती है उसी के हिसाब से पर मंथ पीएचडी जो कि रिसर्चर होते हैं उनको स्टाइपेंड प्रदान करती है। जैसे आज हम बात करेंगे बीएचयू की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पे यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप की नोटिस हम आपको दिखाएंगे, जो कि 2020 की नोटिस है। और उसी तरह से सभी को उसी के अकॉर्डिंग स्टाइपेंड मिलता है, और कैसे क्या क्या रूल होता है ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हम नेट और जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो हमें फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी के अकॉर्डिंग यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप सभी को मिलती है। हालांकि नेट जेआरएफ की जो फेलोशिप होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है और ये कम होती है उसके अकॉर्डिंग। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में ज़्यादा होती है ये भी, और कुछ में बहुत कम होती है। लेकिन 5,000 से ऊपर ही पर मंथ सारी यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। और भी बहुत सारी फेलोशिप होती हैं, जैसे कि पीएम की योजना के अकॉर्डिंग। और भी अगर देखा जाए तो अन्य सारी फेलोशिप अगर आपको मिल रही है तो ये फेलोशिप आपको नहीं मिलेंगी। वो सब नोटिस में हम बात करेंगे। बढ़ते हैं नोटिस की तरफ। उससे पहले आपसे थोड़ा एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आपके लिए आपकी ज़रूरतों के हिसाब से वीडियो इस चैनल पे हमेशा उपलब्ध होती रहती है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पे हम आ गए हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नोटिस पे, जो नोटिफिकेशन आया था 17/11/2020 को। और यहाँ पे गाइडलाइन फॉर यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप, ये यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पे भी व्यवस्था है। यहाँ पे स्टाइपेंड फेलोशिप दिया जाता है। शॉर्ट टाइटल्स एप्लीकेशन डिसएमिनेशन में यहाँ पे लिया है, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हियर बाय notifies the fellowship guideline which shall be called guideline for UGC non-net fellowship. They shall come into force immediately after their formal notification on university website. These guidelines supersede all notification order circular issued earlier on non-net fellowship scheme by the university. द स्कीम दूसरा देखते हैं। द स्कीम ऑफ द नॉन नेट फेलोशिप इज एप्लीकेबल फॉर एम फिल, मतलब जो नॉन नेट फेलोशिप है यहाँ पे बीएचयू में, वो एम फिल एंड पीएचडी स्टूडेंट हु आर नॉट इन रिसिप्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी सोर्स आर रजिस्टर इन वेरियस डिपार्टमेंट स्कूल सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। मतलब उन स्टूडेंट के लिए है जो कि जिनका कोई सोर्स नहीं है, जो किसी भी सोर्स से किसी भी प्रकार की फेलोशिप नहीं पा रहे हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे कोई अन्य प्रधानमंत्री सेवा के तहत हो, या फिर कुछ भी जो नहीं पा रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए। अगर आप कोई भी फेलोशिप उठा रहे हैं तो आपको ये नहीं दी जाएगी। The award and extension of fellowship will always be subject to actual release of funds and directive from the UGC and MHRD issued from time to time। यहाँ पे जो फेलोशिप मिलती है वो यूनिवर्सिटी के फंड्स के अकॉर्डिंग मिलती है। जिस प्रकार से फंड्स होता है उसी के अकॉर्डिंग फेलोशिप दी जाती है। All the department school centers shall hold special counseling sessions within 1 month after completion of admission to PhD। आप एडमिशन जब आप काउंसलिंग करा लेते हैं, आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है, तो ये उसके एक एक स्पेशल काउंसलिंग होती है 1 मंथ के अंदर ही इन ईच सेमेस्टर फॉर दियर स्टूडेंट्स एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रोविजन एंड स्टिपुलेशन एक्सक्रीन इन दियर गाइडलाइंस एंड अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस इन फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब सभी डिपार्टमेंट में एक स्पेशल काउंसलिंग सेशन विद इन 1 मंथ, आपका एडमिशन होने के बाद एक स्पेशल काउंसलिंग सेशन होता है। ये इसके लिए कि कितना कितना सबको स्टाइपेंड दिया जाएगा, और आपके सारे प्रोफार्म्स को देखे जाएंगे कि आप कोई अदर फेलोशिप तो नहीं होल्ड कर रहे हैं। और इसके लिए कोई भी अगर अमेंडमेंट्स होता है तो आपको टाइम से गाइडलाइन वेबसाइट पे मिल जाती है। एलिजिबिलिटी अगर देखें कि क्या एलिजिबिलिटी होती है इसको लेने की, तो द अवार्ड ऑफ नॉन नेट फेलोशिप टू द स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी शैल बी गवर्न बाय रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ यूजीसी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर ऑफ अवार्ड ऑफ एमफिल पीएचडी डिग्री रेगुलेशन 2016। ये यूजीसी की जो 2016 की अमेंडमेंट थी उसी के अकॉर्डिंग हमेशा फेलोशिप अभी तक मिलती आ रही है। ऑल द पीएचडी स्कॉलर्स हु आर बीइंग एडमिटेड थ्रू रिसर्च आरईटी, मतलब जो बीएचयू में पीएचडी का एडमिशन होता है वो आरईटी के थ्रू होता है, रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट बीएचयू कंडक्ट कराती है। जो भी उससे आरईटी एग्जाम्ड कैटेगरी एंड आर नॉट गेटिंग एनी फेलोशिप आर एलिजिबल टू द फेलोशिप। जो आरईटी के थ्रू एडमिशन लेते हैं और भले ही वो एग्जाम्ड कैटेगरी में हो, लेकिन अगर वो कोई फेलोशिप नहीं उठा रहे हैं तो वो भी एलिजिबल होते हैं फेलोशिप के लिए। ठीक है। एमफिल स्टूडेंट्स नॉट अवेलिंग एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनी, अगर अब यहाँ पे एमफिल की बात करते हैं कि कितना मिलता है। एमफिल में नॉन नेट फेलोशिप ऑफ
5,000 पर मंथ विद कॉन्टीजेंसी ऑफ 10,000 पर एनम, मतलब 5,000 आपको प्रति मंथ मिलेगा, प्रति महीने, और 1 साल पे 10,000 आपको कॉन्टीजेंसी मिलेगा। पर एनम अगर देखा जाए तो 10,000 मिलता है एक्स्ट्रा, और पर मंथ आपको 5,000 मिलेगा, मतलब 60,000 ये और 10,000 मिलके 70,000 आपको 1 साल में मिलेगा। फॉर साइंस सब्जेक्ट, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की बात है। एंड 8,000 पर एनम फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट, ये 10,000 कंटीजेंसी साइंस के सब्जेक्ट में मिलेगी, और आपको सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के में आपको 8,000 कंटीजेंसी मिलेगी। मतलब उन लोगों को जो साइंस के अलावा वाले हैं उनको 2,000 रुपये कम मिलेगा, मतलब 68,000 पर ईयर। पीएचडी स्टूडेंट की बात करें तो जो उनके लिए क्या होगा नॉन नेट फेलोशिप, तो यहाँ पे 8,000 पर मंथ है, पीएचडी वालों का 8,000 पर मंथ है। कॉन्टीजेंसी जो है वो पर ईयर पर एनम 10,000 साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो क्या हो कितना हो जाएगा 96,000 ये हुआ, और 10,000 जुड़ के 1,06,000 रुपये मिला। 96,000 और 10,000 कॉन्टीजेंसी साइंस सब्जेक्ट में आपका 1,06,000 रुपये हुआ पीएचडी स्टूडेंट का 1 साल का। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वाले हैं उनको 8,000 पर एनम कॉन्टीजेंसी मिलती है, तो उनका 2,000 रुपये कम हो गया, तो कितना मिला 1,06,000 1,04,000 रुपये। ठीक है, तो साइंस वालों को 2,000 रुपये साल में ज़्यादा मिलते हैं और अदर वालों को कम मिलते हैं, बस इतना ही अंतर रहता है। तो द मैक्सिमम स्पैन पीरियड ऑफ अवार्ड ऑफ फेलोशिप शैल बी 4 ईयर फॉर पीएचडी एंड 18 मंथ फॉर एमफिल और सबमिशन ऑफ डिसर्टेशंस विच ईवर इज अर्लियर। मैक्सिमम जो होता है पीरियड होता है फेलोशिप का वो 4 ईयर होता है, पीएचडी के लिए 4 साल और एमफिल के लिए 18 मंथ्स। एमफिल का प्रोग्राम आपको बता दें कि 4 साल, ये 6 साल का नहीं होता है। यहाँ पे एमफिल 2 साल का प्रोग्राम होता है, और पीएचडी जो होता है मैक्सिमम 5 to 6 ईयर तक होती है। तो 4 साल तक आपको अवार्ड मिलेगा, फेलोशिप आपको पीएचडी में मिलेगी, और ये जो है एमफिल में 18 मंथ तक मिलेगी। ठीक है, आप इसमें जरा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि एमफिल में इतना कम है, एमफिल में भी बराबर सबको मिल रहा है, 4 साल तक मिल रहा है, और 3 से 6 साल तक पीएचडी का टाइम ही होता है। 3 से 6 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं, मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम 6 ईयर। आप उसके बीच में 4 साल तक मिल रहा है, काफ़ी मिल रहा है, जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ कुछ तो मिल रहा है। नो फेलोशिप शैल बी गिवन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड एंड टू पार्ट टाइम स्कॉलर्स। जो एक्सटेंड पीरियड अपना कराते हैं, जो एक्सटेंडेड पीरियड वाले हैं उनको कुछ भी नहीं मिल, 4 साल के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगी पीएचडी में, और 18 मंथ के बाद एमफिल में नहीं मिलेगी। पार्ट टाइम स्कॉलर जो है उनको तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ठीक है, फॉर स्टूडेंट इनरोल इन इंटीग्रेटेड एमफिल पीएचडी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी, जो इंटीग्रेटेड वाले हैं सेल स्टॉप आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीट्स ऑफ 18 मंथ्स एंड सेल बी रिज्यूम्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन द पीएचडी प्रोग्राम एज पर रिलेवेंट ऑर्डेंस। मतलब 18 मंथ्स के बाद एमफिल के 18 मंथ्स के बाद उनका जो होगा फेलोशिप वो स्टॉप कर दी जाएगी। लेकिन जब वो रिज्यूम हो जाएंगे पीएचडी प्रोग्राम में, तो फिर पर ऑर्डिनल यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उनको सच स्टूडेंट शैल गेट एरियर्स ड्यू टू देम ऑफ इंटरिम पीरियड which shall be counted toward the total period of non-net fellowship. In any case of total duration of MPhil plus PhD should not exceed 4 years. ठीक है तो उनको फिर से मिलना शुरू हो जाएगा, और दोनों को एक साथ मिला के मर्ज करके स्टूडेंट्स हु मिलता है, स्टूडेंट्स हु हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर एमफिल पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम and availing fellowship under project and not availing any fellowship after the project is over or in case of midterm discontinuation shall be considered for non-net fellowship for maximum period of 2 years। मतलब 18 मंथ चाहिए और 2 ईयर्स हो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। ले देखिए आपका 4 ईयर हो ही जाता है टोटल। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन किस प्रकार से है, द फेलोशिप विल बी प्रोवाइडेड टू दोज स्टूडेंट हु आर रजिस्टर्ड फॉर एमफिल पीएचडी एमफिल प्लस पीएचडी डिग्री, मतलब इंटीग्रेटेड वाले भी, एमफिल वाले भी, पीएचडी वाले भी। इन सबका सिलेक्शन मोड थ्रू आरईटी का टेस्ट आप देते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेट, स्लेट, जेआरएफ, इन सब वाले लेक्चरर्स वाले ये सब एग्जाम्ड कैंडिडेट होते हैं, इनको पीएचडी तब ये फेलोशिप तभी मिलेगी अगर इनको वहाँ से फेलोशिप नहीं मिलती है नेट जेआरएफ वाली। आफ्टर finalization of the PhD registration in each session, the head of department will invite the application from the research scholar and forward all such application to the by registrar with specific recommendation of the supervisor and him herself for award of fellowship along with the minutes of the DRC. All the applications should reach the registrar with 1 month from the date of closure of PhD admission. The development section will scrutinize the applications and after obtaining approval, competent authorities sanctions of fellowship will be conveyed to concerned head of the department coordinator of the center। ये जो फेलोशिप है, जैसे ही आपका आरईटी कंडक्ट होता है, आपका एडमिशन हो जाता है, मैंने पहले भी बता दिया है कि उसके बाद 1 महीने के अंदर में ये प्रोसेस हो जाता है, और 1 महीने के बाद आपको मिलने भी शुरू हो जाती है। द फेलोशिप इज टेनेबल फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4, मतलब 3 + 1 ईयर,
मैक्सिमम 4 ईयर तक आपको मिलेगा। द अवार्ड कैन अवेल द फेलोशिप अप टू मैक्सिमम टेन्योर ऑफ फेलोशिप सब्जेक्ट टू हिज हैविंग वैलिड पीएचडी इनरोल्ड और टिल द सबमिशन ऑफ द थीसिस विच एवर इज अर्लियर। और इसमें थीसिस आपको समय समय पे देना पड़ता है। थीसिस आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप सेमेस्टर वाले हैं तो आपको 1 महीना पहले, अगर आप ईयर वाले हैं तो वैसे साल में 10 ईयर में 10 ईयर में आपको थीसिस वगैरह देना पड़ता है। थीसिस से ये रहता है कि आपकी फेलोशिप में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपका काम, आपका प्रोग्रेस उसमें दिखाता है, और इससे जो है जो कमेटी रहती है वो संतुष्ट होती है, तो आपकी फेलोशिप आगे बढ़ा दी जाती है। एक्सटेंशन ऑफ फेलोशिप, इसके बारे में कोई ज़रूरी नहीं है पर बताना आपको। लीव अटेंडेंस, तो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर इंटाइटल फॉर लीव ऑफ फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 30 डेज, सिर्फ 30 दिन का आप लीव से ले सकते हैं, ठीक है, पर ईयर। 1 साल में आप 30 दिन का लीव ले सकते हैं। अगर और आप वुमेन कैंडिडेट हैं, अगर किसी प्रकार की मेडिकल प्रॉब्लम आती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, तो उनको जो है अलग से देखा जाएगा और उनके लिए जो है अलग से पीरियड लीव पीरियड डिसाइड किया जाता है। वो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, मेडिकल तो दिखाना ही पड़ता है। और ये रही काम की जानकारी, जो कि कैंसिलेशन ऑफ फेलोशिप बता दें कि फेलोशिप कैंसिल क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे द फेलोशिप अवार्ड इज लेवल कैंसिलेशन इन फॉलोइंग केसेस। मिसकंडक्ट, कमेटी जो है हर साल आपका जो है मतलब एक प्रकार का थोड़ा इंटरव्यू टाइप का कंडक्ट किया जाता है, उसमें आपके प्रोग्रेस को देखा जाता है। अगर आप मिसकंडक्टर हैं तो आपका कैंसिल हो जाएगा। अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस अगर रिपोर्ट रहेगी जो थीसिस आप देंगे तो भी डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन पे कैंसिल किया जा सकता है। स्कॉलर फर्निशेस मिसलीडिंग information or hides any information to claim eligibility for fellowship and later found ineligible. Scholar taking unauthorized leave, अगर आपने अनऑथराइज लीव भी ले लिया है, अगर छुट्टी आप लेते हैं तो भी आप एडमिसेबल नहीं होंगे। बिफोर अराइविंग, और यहाँ पे और भी सारी कंडीशन है। बिफोर अराइविंग एट डिसीजन इन सच मैटर द DRC shall afford an opportunity to student concerned to clarify his position and bring fact to its notice। इसके लिए आप फैक्ट्स देके, तो हम आपको साफ साफ बता दें कि फेलोशिप अगर आप उठा रहे हैं तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम को देके यहाँ पे आते हैं वो आपका, चाहे आप नेट JRF वाले होंगे तब भी कैंसिल किया जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा मैनर से और अनुशासन से रहना पड़ता है। थीसिस आपको समय समय पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। थीसिस में लेट होने से आपकी फेलोशिप रोक दी जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट पर ईयर आपके लिए एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देखता है, उसमें एक कमेटी बैठती है, वो कमेटी डिसाइड करती है। अगर आपको चाहिए कि आप फेलोशिप आपको मिलती रहे तो आप अपने HOD से कभी भी नामुख ना हो। आपका HOD डिपार्टमेंट ही आपके लिए सब कुछ है। जितना काम देते हैं आप कीजिए, क्योंकि PhD रिसर्च मामूली बात नहीं है और मजाक भी नहीं है। आज तक की इन्फॉर्मेशन यहीं तक की थी और उम्मीद है आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो BHU में एडमिशन के लिए आपको PhD में स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलनी ही मिलनी है। आप लोग बेहिचक एडमिशन ले लें, और अगली वीडियो में हम अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।